Well, hello and good morning, class 9. As you already know that we are in the midway in the chapter from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank, we learnt a lot many things. Only a few things to remind you, just as a reminder or a recap. इसको बच्चों recap या recapitulation भी कहते हैं. तो recapitulation के लिए मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमने पढ़ा था कि एन फ्रैंक जो है वो 13-year-old गर्ल है एंड शी वॉज अ जूइश गर्ल, एक यहूदी लड़की थी वो. शी लिव्ड इन द ऑफिस ऑफ हर फादर एंड हर entire family was in hiding there, and she was along with 4 friends. She called her diary Kitty. The diary was presented to her, यानी कि डायरी दी गई थी उन्हें उनके पापा के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने वो डायरी लिखना शुरू किया था. और बच्चों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, और लास्ट टाइम आपने बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट मिस्टर कीसिंग और ये एन फ्रैंक के बारे में सुना. उसमें उन्होंने 2-3 बार एन फ्रैंक से चैटरबॉक्स के बारे में बात करी है, यानी कि बहुत बातूनी लड़की. उसके लिए उसने ऐसे उन्होंने लिखने को कहा, उसको बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया एन फ्रैंक ने, और उस पर वो काफ़ी हंसे भी उनके टीचर. वहाँ पर वहीं से मैं पिक कर रहा हूँ इस स्टोरी को. आई एम पिकिंग द थ्रेड फ्रॉम देयर. बच्चों, पिकिंग द थ्रेड का मतलब होता है जहाँ पर हमने कहानी छोड़ी थी वहीं से पुनः मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ये पेज है 53. द क्लास रोअर्ड, यानी कि क्लास गरज रही थी. आई हैड टू लाफ टू, यानी कि मुझे भी हंसना पड़ा, यानी कि सब लोग हंस रहे थे. हंसी का रोअर है ये. रोअर इज लायन ऑल्सो रोअर्स, and sometimes we say clouds roaring in the sky. गरज रहे थे. और इसी तरह से यहाँ पे the class roared means roared with laughter. हंसी से गूंज उठी थी उसका ऐसे सुनकर, क्योंकि टीचर ने सुनाया बच्चों को. I had to laugh too, मुझे भी हंसना पड़ा. Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. I had exhausted means I had become tired, यानी कि I had finished, I had completed. My ingenuity means originality, my basic skill on the topic of chatterboxes. Chatterboxes के टॉपिक में जो कुछ मैं जानती थी मैंने उसे कागज़ में उड़ेल दिया था, यानी कि मैंने उसे कागज़ में लिख दिया था. This is what Anne Frank says here. It was time to come up with something else. अब कुछ और लिखने की बारी थी. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसी चीज़ जो कि ओरिजिनल हो. माई फ्रेंड सैम हु इज़ गुड एट पोएट्री, यानी कि जो कि अच्छी थी पोएट्री लिखने में, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स. उसने मुझे हेल्प करी कि एक ऐसे लिखने में जो कि वर्स में था. वर्स फॉर्म का मतलब होता है बच्चों छंद में. छंद का मतलब पोएटिक फॉर्म में, पोएट्री की तरह. इसके लिए उसने अपनी हेल्प दी. एंड आई जम्प फॉर जॉय, यानी कि कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर कीसिंग मुझसे मजाक करना चाह रहे थे. विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये एक बहुत ही रिडिकुलस जो सब्जेक्ट था. रिडिकुलस मतलब जिसका रिडिक्यूल किया जा सके. रिडिक्यूल मीन्स टू मेक फन ऑफ समथिंग, जिसका मजाक उड़ाया जा सके. तो इट वॉज रिडिकुलस, यानी कि ही वॉन्टेड दिस लेसन टू लुक वेरी रिडिकुलस, बहुत बेवकूफ़ी भरा लगे, जिसकी मजाक उड़ाई जा सके. बट आई हैड मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि यहाँ पर ये जो जोक होगा वो टीचर पे होगा, ना कि मुझ पर. ये कह रही है. आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश करी. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत खूबसूरत पोएम थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. इसमें एक मदर डक थी एंड अ फादर स्वान,
और जो फादर था वो स्वान था। स्वान भी वो एक वाटर बर्ड होती है वाइट कलर की, डक जैसी ही दिखती है लगभग, गर्दन ज़्यादा लंबी होती है, आपको पता है। अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स मीन्स द किड्स, उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे डक के, डकलिंग्स, who were bitten to death by the father because they quacked too much। अब स्वान क्योंकि कम बोलता है और डक जो है वो ज़्यादा बोलती है, और उसके बच्चों में भी आदत थी कि क्वैक 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 करने की, हर समय वो बोलते रहते थे, और इससे चिढ़के उनके फादर ने डक के मतलब स्वान फादर था उनका, तो उसने क्या करा कि बच्चों को मार दिया। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। इसमें अच्छी बात ये हुई, लक ये रहा, मेरा साथ दिया कि उन्होंने इसको गुड स्पिरिट में लिया, इसे बैड स्पिरिट में नहीं लिया टीचर ने। द जोक द राइट वे, ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने वो पोएम सबको सुनाई क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड करे, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कई और क्लासों में भी लेके घूमे वो उस कविता को और सबको सुनाई उन्होंने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया कि मैं जितनी बात करना चाहूँ उतनी करूँ, यानी कि जितनी वाचाल में थी मुझे अलाउ कर दिया गया बातूनी होना, बात करना। और फिर then I've been allowed to talk and haven't been assigned, assigned means given or allotted, assign means to allot, मैं बता चुका इसको पिछली बार भी आपको, लेकिन फिर भी रिविजन, रिपीटिशन से रिविजन और रिविजन से मेमोरी। assign means allot और to give, यानी कि जो टास्क मुझे एक्स्ट्रा टास्क वो दे दिया करते थे, अब उन्होंने वो सब छोड़ दिया। और ऑन द कंट्री यानी कि इसके विपरीत, ऑन द कंट्री मीन्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट, ऑन द कंट्री मीन्स ऑन द ऑपोजिट, मीन्स ऑन द ऑपोजिट, यानी कि इसके विपरीत, इसके उलट, इसके उलट उन्होंने क्या करना शुरू करा। मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब तो मिस्टर कीसिंग भी हमेशा बहुत जोक्स मारने लगे थे। और इस तरह से बच्चों योर्स एंड ये लिखती हैं आखिर में। बच्चों इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक्सट्रैक्टेड बच्चों, एक्सट्रैक्ट ये होता है जैसे जो ओरिजिनल वर्क है, किसी का भी जो ओरिजिनल वर्क है वहाँ से उठा के कुछ पैराग्राफ्स या एक स्टोरी या कोई भी वैसी की वैसी कहीं और रख दी जाए तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, या उसके लिए दूसरा शब्द है EXCERPT, एक्सेप्ट। और अगर ऐसा ना किया गया हो, स्टोरी कहीं से उठाई गई, उसे अपने शब्दों में हमने लिख दिया, तो उसे कहते हैं अब्रिज्ड, ABRIDGED, अब्रिज्ड। तो ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब ये डायरेक्ट उठाई गई है उनकी डायरी से। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स लिखने तो आप ही को हैं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आपको उसके बाद में नोटबुक में खुद उतारना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, एन से अनॉयड, अनॉयड मीन्स वाई ही वॉज सो अपसेट, वाई ही वॉज सो सैड, इतना परेशान क्यों हुए वो एन से। तो आपको पता है कि उसकी वाचाल प्रवृत्ति के कारण, यानी कि बिकॉज शी वॉज टू टॉकेटिव। तो आप जैसे इसका आंसर लिखेंगे तो जैसे वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप वर्ड में ही आंसर करिए। जैसे क्या, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज एन फ्रैंक वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, शी वॉज अ रियल चैटरबॉक्स हु कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग डिस्पाइट वार्निंग्स, यानी कि कितनी भी वार्निंग्स के बाद वो चुप नहीं हो पाती थी, और इसीलिए मिस्टर कीसिंग वॉज अपसेट विथ हर। फिर पूछा है व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, तो उन्होंने क्या उससे कहा करने को। तो मैंने बच्चों बताया था आपको कि मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एन फ्रैंक टू राइट एन एसे, और देखिए उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार उससे ऐसे लिखवाए थे।
यहाँ पर इसका जिक्र आता है देखिए यहाँ पर पेज 52, जहाँ पर 52 लिखा है वहीं पर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, यानी कि बाकी सारी टीचरों से मेरी ठीक बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 हैं और उनमें से 7 मेन एंड 2 women. Mr. Keesing, the old Fauji, F-O-G-E-Y, the word means old fashioned. Geek भी दूसरा शब्द है इसके, geek. He was a geek who teaches maths, was annoyed with me for ages. ऐसा लगता था जैसे युगों से मुझसे परेशान थे, because I talked so much. So this was the reason why he was upset with Anne Frank, क्योंकि she talked too much. वो बहुत बात करती थी, इसलिए उससे वो अपसेट रहते थे। तो उन्होंने अब क्या कहा, तो इसी में अगली लाइन देखिए, विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। आप इस आंसर में ये लिखिएगा कि ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, यानी कि बातूनी लड़की, ये कह के उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने को दिया और ये एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दिया ताकि वो अपने आप के बारे में रियलाइज कर सके। नाउ हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? उसने जस्टिफाई कैसे किया, कैसे अपनी बात को सही ठहराया कि क्यों बात करना जो है वो लाजमी था उसके लिए। उसने असल में यहाँ पर ये बात कही थी, एक जगह पे आप इसको देखिएगा ढंग से लेसन को। उसने कहा कि मैं इसलिए इसे वो नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पर है ये है पेज नंबर 53 में, टॉप में देखिएगा, टॉप लाइन, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, कि मैं अपना उपचार नहीं कर सकती, मैं इस हैबिट से निजात नहीं पा सकती। क्यों? टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। मेरी माँ भी इतनी ही बात करती थी, इफ़ नॉट मोर, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं तो मेरे से कम भी नहीं बात करती थी, इतनी बात करती थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ये इनहेरिट किया हुआ है मैंने अपने माँ बाप से, ये वंश परंपरा के तहत जो है ये गुण मुझ में आया है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये उसने अपनी दलील दी इसमें, इस ऐसे में। नाउ डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर है? हाँ, शुरुआत में तो थे, और शुरुआत में क्या, वैसे भी नॉर्मली भी टीचर्स जो हैं उसको पसंद शायद नहीं करेंगे अगर कोई लगातार बात करेगा, क्योंकि व्हेन द टीचर वांट्स टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स ही विल नॉट इंटरेक्ट विद वन पर्सन, ही वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद ऑल, ही वुड लाइक टू गिव चांस, इन टर्न दे कैन टॉक। यानी कि अपनी अपनी बारी आने पे या सवाल पूछा जाने पे आप टीचर के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप लगातार कोई बोलता ही रहेगा, उससे टीचर के लिए भी डिस्टर्ब होगा और फिर उसका मैसेज भी नहीं जा पाएगा और क्लास में भी डिस्टर्बेंस पैदा होने के पूरे चांसेस हैं। सो फॉर दिस रीजन एनीवे, अब अगला क्वेश्चन है कि तो स्ट्रिक्ट टीचर, यस ही वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर आप कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाकी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करी एक्सेप्ट कि एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दे दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क भी कोई ऐसा वैसा नहीं, उसी के बारे में, उसी की अपनी कमी, ताकि वो रियलाइज कर पाए। Now what made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? क्योंकि he was very happy to read her essays. जो essays उसने लिखे थे उन पे उसको बहुत हंसी आई मिस्टर कीसिंग को, और इतना खुश हुए कि उन्होंने न सिर्फ अपनी क्लास को हंसाया उस ऐसे को पढ़ के सुना के, बल्कि और क्लासेस में भी और लोगों को भी दिखाया, और साथ ही आखिर में वो मान भी गए कि चलो भैया बोलने की तुम्हारी आदत है तो तुम बोलो, लाइक दैट। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा उनके लिए, बट ही डिड दिस। ऐसे ही बच्चों फिर यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं कि वाज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन माय म्यूजिक्स? हाँ, उस समय पर शी वाज करेक्ट, बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू हियर द व्यूज ऑफ 13-year-old गर्ल। कोई नहीं सुनना चाहेगा 13 साल की लड़की को, लेकिन हर कंडीशन वाज डिफरेंट, उसकी कंडीशन डिफरेंट थी, क्योंकि शी हैड बीन लिविंग इन हाइडिंग, क्योंकि वो छुप के रह रही थी, एंड देयर वर अदर्स आल्सो विथ हर।
तो हर स्टोरी बिकम्स एंटायरली डिफरेंट एंड शी हरसेल्फ डाइड, हर होल फैमिली डाइड एक्सेप्ट हर फादर। उसके पापा को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सहा हो गई उसमें, इसलिए उसकी महत्ता बढ़ जाती है। फॉर दिस रीज़न ओनली इट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंस। और फिर ये इस वजह से भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि इट हैज़ गॉट हिस्ट्री ऑल्सो रैप्ड इन इट। और द परसिक्यूशन ऑफ द ज्यूज़, के ज्यूज़ के साथ कैसे परसिक्यूट किया गया, उन्हें कैसे उनको यातनाएं दी गई, ये सारा चिट्ठा इसमें खुलता है। इसलिए द बुक बिकम्स अ ग्रेट बुक of historic importance. Then it does not matter whether it is written by a 13-year-old girl or somebody else. Next question बच्चों, तो देखिए आपको thoroughly पढ़ना पड़ेगा इसको आंसर्स देने के लिए, लेकिन मैं एक खाली झलक में आपको बता रहा हूँ, otherwise it will take a lot of time. There are some examples of diary or journal entries in the, ये जो जर्नल और डायरी एंट्रीज के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। फर्स्ट में इन द स्टार्ट इटसेल्फ, ये है पेज नंबर 49 में, आप यहाँ देख सकते हैं। जर्नल क्या है? अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, हर दिन के लिए अलग पेज बना हुआ है, इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। उस दिन प्रतिदिन की आप प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग लोगों के, इनको आप पढ़ सकते हैं इसको बेटर समझने के लिए। और फिर कंपेयर दीज विद द एन, विद व्हाट एन राइट्स इन हर डायरी, इनको भी ढंग से पढ़िएगा, और एन की डायरी के पेजेस तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंपैरिजन आपको जो फ़र्क नज़र आए, यू मस्ट कोट इट, यू मस्ट राइट इट। इससे अगला क्वेश्चन है कि why does N need to give a brief sketch about her family? अगर वो अपनी फैमिली का स्केच, इफ़ आई डायरेक्टली प्लंज इनटू इट, ऐसा करके उन्होंने एक बात कही है, तो शायद कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इस तरह से कहा है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन है कि why does N need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? ठीक है, मैं बिना किताब पलटे हुए वैसे ही आपको आंसर देता हूँ। देखिए, ब्रीफ स्केच उसने अपनी फैमिली का इसलिए दिया क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि उसकी फैमिली कौन है, वो कौन है, वो क्या सफ़र कर रहे हैं, तब तक किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा उस स्टोरी में। अगर ये पता ही ना हो कि कौन लिख रहा है या किस व्यू पॉइंट से लिख रहा है, तो perhaps the world will not be interested. The world got interested because they knew कि they are the sufferers, they are the Jews, they are the sufferers in the hands of Nazis. तो इसलिए this reference was very very important. अब इसी में क्वेश्चन पूछा है, does she treat Kitty as an insider or an outsider? उसने कहा है कि because she does not have friend, तो she loves to keep the diary, and the diary she called Kitty. और Kitty से she can interact, और किसी फ्रेंड से इंटरेक्ट करने के बजाय she chose to write in everything that she felt in her diary only. Now, तो इसलिए Kitty is of course an insider, वो insider है Kitty. अब इसके बाद आता है कि how does Anne feel about her father, her grandmother? इसका जो जितना भी ये डिटेल दी हुई है, अपने पापा के बारे में क्या फील करती है, उसने कहा कि बेस्ट मीन्स एडोरेबल, मोस्ट एडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड करके उसने कहा है। फिर उसने ऐसे ही अपनी ग्रैंड मदर को भी यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया हुआ है। उसने कहा है कि इतनी इतनी तारीख को ग्रैंड माँ नहीं रही, और कैसे कैसे, जैसे इन्होंने एट पेज नंबर 51 में कहा है कि इन ग्रैंड माँ फेल इल in the summer of 1941. Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. या फिर दूसरी बार इसी के अगले पैराग्राफ में कहा ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद इसी पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ग्रैंडमा's candle was lit along with the rest. So these all things show her love towards her grandma. और similarly she has also talked about her father, अपने पापा के बारे में बात करी है कि most adorable father in the world करके। इसके बाद फिर आता है कि हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर। अच्छा, ये बात हो गई। और मिस्टर कीसिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके, जो उन्हें पनिशमेंट दिया था जिन्होंने कि ऐसे लिखने का। नाउ व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? अपने फर्स्ट ऐसे में उसने अपने कुछ ख्यालात दिए हैं कि क्योंकि वो पहली बार लिख रही थी इसलिए शायद कोई उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता, वगैरह वगैरह।
ये आप इसके फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ शी इज़ फीलिंग अबाउट इट। जैसे उन्होंने कहा कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year old school girl। 13 साल की बच्ची के म्यूजिंग में थॉट्स पर कौन ध्यान देगा, ये उसने लिखा है अपने शुरुआती पेज में। Now what do these tell about her? अच्छा, इन लोगों के बारे में। Now, what does N write in her first essay? N, अच्छा, sixth question है कि N says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? हाँ, वो भी unpredictable है। Unpredictable का मतलब आपको पता नहीं वो किस ढंग से behave करेंगे। You never know how they are going to behave. जैसे आप सोचेंगे कि वो शायद they will be speaking kind words, but they may speak harsh words to you. Unpredictable है nature। ऐसी मिस्टर कीसिंग को हो सकता है चिढ़ लग सकती थी, क्योंकि उसने लास्ट वाली स्टोरी में वो जो स्वान और डक की स्टोरी थी, उसमें स्वान ने अपने बच्चों को मतलब मार दिया, ये दिया था, तो मिस्टर कीसिंग समझ सकते थे कि ये उनके बारे में है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया, उन्होंने इस बात को जोक में लिया और बहुत अप्रिशिएट भी करा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। तो मिस्टर कीसिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि उन्होंने जिस जोक जो कि उन्हीं पे टारगेट करता हुआ था, उसको भी उन्होंने बहुत पोलाइटली लिया, जबकि एन नहीं समझ रही थी कि वो शायद इतने हल्के में लेंगे। नाउ व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन? एज अ पर्सन आप क्या समझते हैं एन फ्रैंक के बारे में? ये स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये तो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, आप उनके हिसाब से तय करिए और अपने आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर दूसरे से मैच करेगा, क्योंकि हो सकता है आप उसमें कुछ और चीज़ देख रहे हैं और दूसरा कुछ और। So it is all your perception. Anyways, I hope you would have understood this whole lesson very properly, and you must attempt these question answers in your notebook as well, and without my help at least, because I have already provided you the answers, and rest is up to you. Read it properly, read it between the lines माने बहुत carefully से पढ़िए and answer the questions that follow. Thank you so much.